नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से एएनबी न्यूज की अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा इस वजह से भी बढ़ रहा है। इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं और सही वक्त पर इलाज करवाएं और कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश की नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा है कि जब यह मामला विचाराधीन था तो आनन फानन में इसे लागू करने की क्या जरूरत थी। से अगर आप शैक्षणिक संस्थानों को चलाएंगे तो फिर दिल्ली अपनी विचारधारा के राजनीतिक लोगों को सब शिक्षण संस्थानों पर उनका कब्जा करवा देगी। जब कब्जा हो जाएगा तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर निर्णय करनेगा किस अध्यापक को हटाना है और किसको रखना है, किस विद्यार्थी को क्या बोलने की इजाजत मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी, किस प्रकार से संस्थाएं चलेंगी, वहां क्या पढ़ाया जाएगा, वहां क्या पाठ्यक्रम होगा। तो एक व्यक्ति दिल्ली में बैठकर या एक मोदी सरकार दिल्ली में बैठकर पूरी हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बोर्ड ऑफ गवर्नर से माध्यम से कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब प्राइवेटाइज हो जाएंगे, अब तो दोनों हैं, अगर आप सबको निजीकरण की तरफ धकेल देंगे तो गरीब का बच्चा बढ़ी हुई फीस को या फंड को कैसे दे पाएगा मोदी जी। संसद सदस्यों ने बड़ा ऐतराज दर्ज किया है कि पूरी संसद को ही बाईपास कर दिया गया। देश के भविष्य के निर्धारण करने वाली ऐसी महत्वपूर्ण नीति पर संसद में 1 मिनट चर्चा नहीं हुई। गवर्नमेंट को यह चाहिए कि इस पर व्यापक चर्चा करे, ना कि भाजपा और आरएसएस के संगठनों के साथ। जी नहीं, मैंने कहा कि शिक्षा बजट 6% जीडीपी हो, यह स्वागत योग्य कदम है, परंतु केवल शिक्षा नीति में यह लिख देने से क्या यह पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार गई तो 4.14% बजट था शिक्षा का कुल बजट का हिस्सा, वो अब गिरकर 3.2% रह गया और अब 40% कट लगने के बाद 2% रह जाएगा। तो ऐसे में 6% बजट कौन सी सदी में होगा, यह सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। और इसके बाद वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, जिसके बाद से पक्ष और विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि इस बड़ी चुनौती पर आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर गृह मंत्री के जल्द ठीक होने की कामना की है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और चेन्नई के कावेरी अस्पताल में रविवार को ये जानकारी मिली है और राज्यपाल को घर में ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है, जहां अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगी। और रविवार सुबह ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई और कावेरी अस्पताल के एक अधिकारी ने यह कहा है कि राज्यपाल की हालत स्थिर है।
देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज है और वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मैंने कई बार आगाह किया, लेकिन फिर भी समय रहते जरूरी इंतजाम नहीं किए गए और सैंपल देने के एक सप्ताह बाद भी लोगों की कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिल रही है और जो कोरोना से जो संक्रमित हो रहे हैं उन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना की रिपोर्ट में देरी ना हो, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए और उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामलों में स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को देखते हुए लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और प्रियंका गांधी खासतौर पर यूपी सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। एक बार फिर से ट्वीट कर उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार ने राखी और मिठाई दुकानदारों को 2 दिवसीय लॉकडाउन में एक दिन यानी कि रविवार की छूट दी और जिसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में राखी और मिठाई की दुकानें खुली रही। कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में लगातार अपने पांव पसार रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत प्रदान करी है। राखी की दुकानों और मिठाई की दुकानों को छूट प्रदान करी गई है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो शुक्रवार की रात 12 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन रहता है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दुकानें खुली हुई हैं, इनको विशेष अनुमति प्रदान करी गई थी सरकार की ओर से, क्योंकि राखी वालों ने और मिठाई वालों ने मांग करी थी कि अगर त्यौहार के समय उनको दुकान ना खोलने को मिली तो उनको खासा नुकसान हो सकता है और पहले भी काफ़ी नुकसान इनको हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लगभग 3 महीने ये दुकानें बंद थी। उसके चलते सरकार ने इनको परमिशन दी है और राखी की दुकानों को और मिठाई की दुकानों को छूट दी गई है कि वो आज के दिन दुकान खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का भी निधन हुआ है। 18 जुलाई को वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था और आज उनका निधन हुआ है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की नवाबी लोगों पर भारी पड़ रही है। लोग मास्क लगाने से कतरा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है और अगर इस तरीके से प्रशासन लापरवाह रहा तो सीधे तौर पर केसेस बढ़ते ही जाएंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर होने के बाद रविवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और अस्पताल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS राणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बता दें कि 30 जुलाई को शाम 7 बजे तबीयत बिगड़ने पर सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केरल में सोना तस्करी का मामला अभी तक गर्म है। मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सीधे सीधे केरल के सीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीएम पिनराई विजयन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। रविवार को इसके लिए भूख हड़ताल भी की गई और इसे लेकर दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी भूख हड़ताल पर बैठे नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग को लेकर के 1 दिन की भूख हड़ताल की है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं और रामलला की पोशाक भी तैयार हो चुकी है। सोमवार को रामलला को सफ़ेद कपड़े पहनाए जाएंगे और मंगलवार को लाल कपड़े पहनाए जाएंगे। इसी प्रकार कल से लेकर 5 तारीख तक अलग अलग कपड़े पहनाए जाने हैं और बुधवार को हरे रंग के कपड़े रामलला को पहनाए जाने हैं। आपको बता दें, रामलला के लिए तैयार कपड़े मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास को सौंप दिए गए हैं और रामदल सेवा ट्रस्ट के पंडित कल्की राम ने रामलला की पोशाक को महंत सत्येंद्र दास को सौंपा है। राम मंदिर शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे और मंदिर के शिलान्यास के बाद ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और देश भर से इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महंत भरत दास ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर, भव्य मंदिर बनने वाला है, उसका जो शिलान्यास है, उस शिलान्यास में हमारे अयोध्या के संत महंत मंडलेश्वर हम
परमात्मा भगवान राम के प्रति मैं अपने आश्रम की ओर से 72 घंटा का रामायण पाठ होगा और जो यथाउचित प्रसादी होंगे उसका व्यवस्था हम लोग कराएंगे। जो भी समाज के लोग होंगे अपने चौराहों पर हम बंटवाएंगे, क्योंकि देखिए ये उल्लास हमारे जितने महापुरुषों ने तपस्या किया था, जिनके बलिदान का आज एक खुशी का समय आया है कि हम अपने इष्ट को उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में उनका मैं रोज वंदन। राम मंदिर शिलान्यास 5 अगस्त को होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और शिलान्यास की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के शिलान्यास में शामिल होने पर विपक्ष के नेता सवाल भी उठा रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता कृष्ण सागर राव का बयान सामने आया है। कृष्ण राव ने यह कहा है कि सालों बाद करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। The Ayodhya Ram Mandir Bhumi Puja will be performed as scheduled, and Prime Minister Narendra Modi will participate in it and initiate construction of a magnificent Ram Mandir like nowhere else in the world. The place of birth of Lord Rama will be celebrated from here on with a Bhavya Ram Mandir, and Bharatiya Janata Party is proud that it is in our term that this realization of a dream of crores of Hindus across the world has become a reality. 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन होने जा रहा है। इसको लेकर देश भर में उत्साह है और देश भर से अयोध्या के लिए कुछ न कुछ भेंट आ रही है। अहमदाबाद के जैन समाज ने भी अयोध्या के लिए चांदी की ईंट भेंट की है और साथ ही कहा है कि पूरा जैन संप्रदाय अपने घरों में दीप जलाकर खुशी प्रकट करेगा। ये महामंगलकारी कार्य का आनंद तो अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है, उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार जिस तरीके से जगह जगह से जो धार्मिक स्थल हैं वहां से कुछ ना कुछ भेंट किया जा रहा है राम मंदिर के शिलान्यास के लिए। और इसी प्रकार से अहमदाबाद से भी जैन समाज ने वहां से कुछ भेजा है और चांदी की ईंट वहां से भेजी गई है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में लोगों में उत्साह है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, उसी प्रकार जैन समाज की तरफ से भी ये कहा गया है कि दीप जलाकर वो खुशी जाहिर करेंगे, अपने घरों में दीप जलाएंगे। राम मंदिर का निर्माण का कार्य 5 तारीख है शुभारंभ हो रहा है। समग्र भारतवासियों के साथ समग्र जैन संप्रदाय भी ये महामंगलकारी कार्य का आनंद, हर्ष, उल्लास प्रकट कर रहे हैं। 5 तारीख को समग्र जैन समाज के अंदर हजारों शामिल होगा, हजारों नमस्कार महामंत्र का जाप होगा और दरेक मंदिर के अंदर परमात्मा की आरती के समय संकल्प करेंगे कि यह कार्य खूब सुंदर, अति सुंदर रूप में परिपूर्ण हो और समग्र जैनों घर के अंदर दीप प्रकट करके ये आनंद व्यक्त करेगा। यह खूब सुंदर रीते परिपूर्ण हो ऐसा हमारा आशीर्वाद भी है और गुरुदेव ने संकल्प किया है कि मैं ये मंदिर का कार्य चलेगा वहाँ तक मैं नमस्कार महामंत्र का जाप करके यहाँ से ऊर्जा और ऐसी भावना व्यक्त करूँगा कि मंदिर का कार्य खूब सुंदर, अति सुंदर रूप में परिपूर्ण हो। करीबन 18 किलो हो गई है। हमारी भावना है 24 किलो चांदी, क्यों कि 24 तीर्थंकर परमात्मा है और 24 किलो चांदी अवश्य ये निर्माण कार्य के अंदर जैनों की ओर से जाएगी, ये हमारी भावना है। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री को विशेष भेंट देंगे और भगवान राम के जन्म स्थान पर 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है।
देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन में। माननीय पंजाब जो है प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी दुनिया जो है, पूरे हिंद जो है, पूरे शहर के लोग लगे हुए हैं और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो हर आदमी को खुशी है, हम भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भी जो है स्वागत करने के लिए जो है हमने भी तैयारी कर रखी है। और प्रधानमंत्री जी के लिए एक ऐसी किताब हिंदुस्तान की नायाब किताब है जो रामचरितमानस है और रामनामी है, जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जो है ग्रंथ है और मुसलमानों के लिए एक सम्मान की किताब है कि हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं कि जितनी अपनी धर्म किताब के सम्मान करते हैं उतना जो है चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पेश करेंगे। रामनामा है और रामचरितमानस है, ये किताब को हम दे करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत जो है हम करेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रतिक्रिया दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आरएसएस में ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं आया कि सीबीआई भारत सरकार के अंडर काम करती है और अगर मांग करनी ही है तो पीएम मोदी और अमित शाह से करें। अब मुझे नहीं मालूम था अब तक कि आरएसएस के इतना दिन ट्रेनिंग के बाद और नीतीश जी के सरकार में उप मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको इतना भी ज्ञान नहीं हो पाया कि सीबीआई देश में भारत सरकार के मातहत काम करती है, प्रधानमंत्री जी के नीचे काम करती है और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके सर्वे सर्वा नेता आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर वो कांग्रेस के बजाय प्रधानमंत्री जी से करते और बिहार से थोड़ा बहुत भी लगाव हो पाया राजस्थान से आने के बाद, तो शायद ये मांग सीधे उनको अमित शाह और प्रधानमंत्री जी से करके सीबीआई करवाना चाहिए। अगर उनको भरोसा नहीं है महाराष्ट्र पुलिस पर, बजाय इधर उधर राजनीति करने के थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि नहीं उस आत्महत्या से या हत्या से रहस्य खत्म हो, पर्दा उठे, तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जी से आके बात कर लें। वहाँ फ़ोन से नहीं बात हो तो एक दिन दिल्ली निकालें समय आके और करवाना चाहिए। हम लोग भी सब उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन अब इधर उधर की बात नहीं करें कि कांग्रेस से, कांग्रेस का क्या है इसमें। कांग्रेस चाहती है कि उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध पानी का कौन रोके हुए है सीबीआई को देने से? गृह मंत्री जी को कौन रोके हुए है? कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं मना किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने तो नहीं मना किया है। दे दें या सीबीआई सुमोटो ले ले, कई केसेस लोग लेते हैं तो इसको भी ले ले। पंजाब के लुधियाना के फील्डगंज इलाके के 11 कुचा में स्थित गुलाटी अस्पताल का डॉक्टर चर्चा में है। दरअसल डॉक्टर पीएस गुलाटी की एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो कोरोना की फिटनेस रिपोर्ट देने का दावा कर रहे हैं और इसके लिए प्रति व्यक्ति 1500 रुपये का खर्च की वो बात कह रहे हैं। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को आने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ पैसे दो और रिपोर्ट मिल जाएगी। इस मामले को लेकर जब डॉक्टर गुलाटी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैंने बोला था कि आपको आना पड़ेगा, हम सिर्फ मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हैं। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਫੀਲਡਗੰਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, मैं मतलब जिसे टेस्ट होना वो तो लैब च ही होना, लैब वाला 1000 रुपये लगता होना, तो असं कहना करा लो। असं जो फाइनल जो लिख के जाएंगे वो 500 रुपया फीस लैने। डॉक्टर साहब जी रिकॉर्डिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਢੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਆਓ ਤੇ 4 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ 4 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ 500 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 1500 ਲੱਗੂਗਾ, 500 ਲੈਬ ਦਾ 500 ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ 1000 ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ 500 ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? नहीं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और हर साल महिलाएं और बच्चियां सेना के जवानों को राखी बांधने के लिए जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाएगा और इसी को देखते हुए दिल्ली में महिलाओं ने भारत के तिरंगे को राखी बांधी है और इस मौके पर मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि ये राखी उन वीर जवानों को बांधी गई जो भारत की रक्षा में सीमाओं पर तैनात रहते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगे और जवानों के सम्मान में ये राखी यहाँ पर बांधी जा रही हैं। की ओर से बहनों ने तिरंगे को राखी बांधकर भारत की एकता और अखंडता, भारत की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को रक्षा सूत्र में बांधकर एक भारत के लिए संकल्प शक्ति का प्रदर्शन किया है। ऐसी बहनों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और भारत के वीर जवान जो सीमाओं पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन को बलिदान देने का काम करते हैं, वो काम तिरंगे की आन बान शान के लिए करते हैं। ऐसे में इन बहनों ने ये संदेश दिया है कि हम भारत के वीर जवानों को ये राखी, तिरंगे को राखी बांधी है, ये राखी हमने भारत के वीर जवानों को बांधी। भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति की आलोचना विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इस पर सीपीआई नेता डी राजा ने भी सवाल खड़े किए हैं। डी राजा ने कहा है कि इससे भारतीय शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और इसी के साथ प्रियंका गांधी के लॉ एंड ऑर्डर पर बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। Our party has already come out with a statement questioning many things. This new education policy is leading to privatization, commercialization and communalization of Indian education. The deterioration of law and order in the state of Uttar Pradesh is known to the whole country. The way the Dalits are being butchered, the way the women are being subjected to such heinous crimes, and the way there is a nexus between police and
bureaucrats, all these have come to fore, have come to the public domain. Law and order is worse in this. सुशांत सिंह राजपूत केस में वरिष्ठ वकील विकास पाहवा का बयान भी सामने आया है। पाहवा का कहना है कि ये कंट्रोवर्सी तभी ठीक होगी जब एक राज्य की पुलिस जांच करे, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि ये केस महाराष्ट्र ट्रांसफर होना चाहिए। बिहार पुलिस को इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है ये इसलिए हुआ है कि महाराष्ट्र में भी इंक्वायरी चल रही है, बिहार ने एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है, बिहार में उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, एक्यूज, प्रोबेबल एक्यूज या प्रोस्पेक्टिव एक्यूज महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंट्रोवर्सी तभी ख़त्म होगी जब एक स्टेट पुलिस इसकी तफ्तीश करे, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र पुलिस को इसकी तफ्तीश करने का क्षेत्र अधिकार है, जिसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो केवल महाराष्ट्र के पास है। बट क्योंकि बिहार ने एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कर दिया है, तो वो मुझे लगता है कि वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो महाराष्ट्र जाना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है। क्षेत्र अधिकार ऑफेंस से बनता है, अपराध से बनता है। महाराष्ट्र में हुआ है, मुंबई में हुआ है, तो केवल मुंबई पुलिस को ही उसका क्षेत्र अधिकार है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हाँ, लोगों का जो विश्वास है वो सीबीआई में ज़रूर है, क्योंकि वो एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बट सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन तभी दिया जाता है जब किसी स्टेट पुलिस के खिलाफ कोई एलिगेशन हो कि वो इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, या वो अपराध को, या वो किसी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो फेयर नहीं है। मैं नहीं समझता ऐसा कोई एलिगेशन महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सम्मन किया, उनके बयान उन्होंने नोट किए हैं, अगर आप देखेंगे तो इंक्वायरी रोज हो रही है। हाँ, उन्होंने उसका कंक्लूजन नहीं निकाला, अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला। 45 दिन हो गए हैं, उनको एक अपना एक निष्कर्ष या एक कंक्लूजन जो है वो फटाफट इमीडिएटली उनको निकालना चाहिए, जिससे कि सारी जो कंट्रोवर्सी है ख़त्म हो साइड का। ये इसमें सुसाइड तो हुआ ही है, ये तो आई थिंक एसडीएम ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है। बाकी जो मीडिया में कुछ लोग आके बयान दे रहे हैं वो बेसलेस बयान है। जो असली एविडेंस है वो तो सरकार के पास है, और अगर कहीं सुसाइड हुआ है तो जो ऑफेंस बनता है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का बनता है 306 में, कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने फोर्स किया, इंस्टिगेट किया कि तुम सुसाइड करो। वही एक मामला ऐसा है, वो एक ऐसा अपराध है जो महाराष्ट्र पुलिस या बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, कोई डायरेक्ट एविडेंस तो होता नहीं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अबेटमेंट टू सुसाइड के जहाँ पे बिहेवियर देखा जाता है और सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो देखे जाते हैं, बयान लिए जाते हैं। ये सब होना चाहिए, और फिर एक उसके बाद एफआईआर होकर अगर चार्जशीट होनी है तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बयान दिया है। आर.के. सिंह ने कहा है कि जो मुंबई पुलिस ने नहीं किया वो बिहार पुलिस ने किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आए। सच्चाई सामने नहीं आ रही। इसी बात को लेकर के उनके पिताजी ने पटना में एफआईआर की। तो अभी कानूनन एफआईआर एक ही है, वो है पटना में, और पटना पुलिस गई है इन्वेस्टिगेशन कर। और यह भी हमको फीडबैक है कि उनको वहाँ संभवतः कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। कोऑपरेशन नहीं मिलने का एक कारण यह होगा क्योंकि ये एक जो इसमें एक्यूज हैं, एफआईआर एक्यूज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि ये केस ट्रांसफ़र हो जाए मुंबई पुलिस के पास, ट्रांसफ़र हो जाए। तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे कानून की जानकारी है, जहाँ एफआईआर हुआ है वो एफआईआर का जगह भी ठीक ही है, क्योंकि परिवार वो रहने वाले वहीं के थे। तो जहाँ एफआईआर हुआ है वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए एम्पावर्ड है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन में ऐसे इसी कुछ ही दिन की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ऐसे मसले सामने आए हैं जो कि मुंबई पुलिस ने 40-45 दिन में नहीं कवर किया, बल्कि एक अलग ही टेंजेंट पर मुंबई पुलिस जा रही है। मूल बात तो यह है कि 40-45 दिन में मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक नहीं किया। यह भी सवाल है कि उसने इंक्वेस्ट होल्ड किया कि नहीं। सीआरपीसी के अनुसार अगर एलिज्ड सुसाइड भी है या नेचुरल डेथ, कानून के अनुसार जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। हुआ ही नहीं होगा क्योंकि एफआईआर भी नहीं हुआ अभी मुंबई पुलिस ने। तो 40-45 दिन से मुंबई पुलिस कर क्या रही थी, अपार्ट फ्रॉम ये अपना फोटो ऑप्स के और ये
कैमरा के लिए इधर जाना, किसी को बुलाना, उसके अलावा कर क्या रहे थे? प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसी कारण उसके पिता और उनके परिवार चाहते हैं कि ये सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट। मेरा अभी भी मानना है कि इसको सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एजेंसी है, ये जो दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है, वो नहीं होगा और परिवार को भी ये लगेगा, फेथ होगा उस इन्वेस्टिगेशन में, जो भी सामने आएगा बात उस पर फेथ होगा। परिवार का फेथ मुंबई पुलिस पर अब लगता है कि हट गया, वो नेचुरल है। 40-45 दिन में आपने कुछ किया नहीं, ये उनके इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि दो स्टेट में जो चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसमें से अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि पॉलिटिकली जो विल है महाराष्ट्र की, वो नहीं चाहती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और यही वजह है कि बिहार के जो डिप्यूटी सीएम हैं उन्होंने ये बात कह दी कि कांग्रेस किस मुंह से आएगी बिहार चुनाव लड़ने के लिए जब महाराष्ट्र मुंबई में सीबीआई जांच में वो मदद नहीं कर रही है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सही कहा, ये पॉलिटिकल एंगल है। मैं पॉलिटिकल एंगल पर नहीं जा रहा था। पॉलिटिकल एंगल ये सही है कि वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस वहाँ पर यह कह रही है कि नहीं सीबीआई जांच नहीं हो, तो यहाँ बिहार में किस मुंह से चुनाव लड़ेगी ये तो कांग्रेस ही जाने, ये उनके लिए सवाल। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार को दूसरे राज्यों से सीखना चाहिए और इतनी जल्दबाजी से होटल्स और दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी के साथ ही पंजाब सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। वहीं खबर मिर्जापुर से है। 3 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और हर साल रक्षाबंधन के 10 दिन पहले से ही बाजारों में लोगों की भीड़ लगने लगती थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार बहुत ही कम लोग घरों से खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और वहीं यूपी के मिर्जापुर में भी राखियों से सजी हुई दुकानों पर बहुत ही कम लोग नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि जो भी ग्राहक राखी खरीदने आ रहे हैं वो सस्ते दाम वाली राखियों की मांग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना के चलते नया स्टॉक नहीं आया है, जिससे पुरानी बची हुई राखियों को ही बेचा जा रहा है। मेरा लोगों से यही कहना है कि सब घर में रहें और घर पे ही त्यौहार मनाएं और अपने भैया के लिए हर चीज़ अच्छा बने। इस बार तो मैंने करीब 100-150 तक की राखी ले रही थी। इस बार तो भाई मेरा तो भेज नहीं पाऊँगी, तो थोड़ा सा कम ही इस बार खरीद रहे हैं। मार्केट में कौन सी राखियाँ दिख रही है आपको? उसी साल की नई राखी नहीं दिखाई दे रही है इस बार, नए टाइप की कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। बाजार है पिछले साल तो बहुत बड़ी मार्केट थी, इस बार मार्केट एकदम डाउन है और जो भी यार कस्टमर आए हैं सस्ते में टिकाऊ और अच्छी चीज मांग रहे हैं। और कोरोना ऐसा महामारी फैला दिया कि कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है। कस्टमर बहुत कम हो गए हैं मार्केट में। कितना कहा जाए कम हो गए हैं? मान के चलिए 10 में से 2% रह गए हैं। और राखियाँ किस तरह से, देसी मांग रहे हैं या चाइनीज? देसी राखियाँ मांग रहे हैं या बाहरी? इंडियन। चाइनीज माल कोई नहीं ले रहा है, चाइनीज अगर रखा हुआ है दिखा भी रहे तो कोई नहीं छू रहा है, लोग इंडियन ही माल मांग रहे हैं। और इस बार राखी जितना हम लोग रक्षाबंधन की राखी मंगाए सब इंडियन मंगाए हैं, इंडियन राखी ही आया है, चाइना कोई माल नहीं आया हुआ है। और लोग पसंद भी कर रहे हैं, वही पसंद वही लोग कर रहे हैं। चाइना माल जो अगली बार का बचा हुआ दिखा रहे हैं लोग पसंद ही नहीं कर रहे, हटा दे रहे तुरंत। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है और बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों को 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है और बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पानी लोगों के घरों में चला गया है और कई सड़कें भी ज्यादा पानी के कारण टूट चुकी हैं। और सतलेगंज है, मुस्तफागंज में चांदपरना पंचायत है, सब बाढ़ के अथी में है, फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा हुआ है। माने इतना ना पानी आ गया है कि वो व्यवस्था नहीं है, नाव को तार के सहारे आता जाता है, वो सड़क तोड़ दिया है, पानी कैसे आ जाए।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव व थाना में गंदे पानी को साफ करने के लिए बनाए गए 5 पाउंड प्रोजेक्ट का खेल मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को औचक निरीक्षण किया और इस दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर पाई गई कोताही पर खेल मंत्री ने मौके पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। दरअसल लगभग 7 महीने में ही निर्माण कार्य तहस नहस होने लगा है और खेल मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ जाँच करके तुरंत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा असम में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है और वहां पर अभी तक 30 जिलों में इससे 56 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक 22 मई के बाद से राज्य में बाढ़ से अब तक कुल 56,89,584 लोग प्रभावित हुए हैं और वहीं 109 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 621 राहत शिविर केंद्र स्थापित किए हैं। राज्य आपदा राहत बल और राष्ट्रीय आपदा राहत बल, सर्कल कार्यालय समेत अन्य विभाग बचाव कार्य में लगे हुए हैं और अब तक 81,678 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है और वहीं सूत्रों के मुताबिक 2,62,723 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था। हरियाणा के पानीपत में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद होने लगे हैं कि अब केंद्र के अधिकारियों को भी अपना निशाना वो बनाने लगे हैं और पानीपत सीआईए टीम की गिरफ्त में नजर आने वाले ये लोग पैसा कमाने के लिए अधिकारियों के अपहरण के दोषी हैं, जिन्होंने जल्द पैसे कमाने के लिए तेल कंपनी के अधिकारियों का अपहरण किया था और मामले की नज़ाकत समझते हुए मैनेजर ने आरोपियों की मांग मान ली और जान बचाई। रिहाई के बाद मैनेजर ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जांच सीआईए 3 को सौंपी गई और मामले की गहनता से जांच के बाद सीआईए 3 की टीम ने गिरोह के मुख्य सरगना सतपाल राठी सहित वारदात में शामिल सभी 8 लोगों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है। उनके अधिकारियों के साथ कोई मारपीट की है, वो जबरन वसूली का मैटर है, किडनैपिंग करके उनसे फिरौती वसूल करने की कोशिश, जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन डीएसपी श्री राजेश फोगाट और एसपी मैम श्रीमती मनीषा चौधरी के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाने के बाद में हमने जैसे कंप्लेनेंट से बात करके देखी, उन्होंने बताया कि LNT के एरिया में, इसमें IOCL के एरिया में जो है 2 गैंग काफ़ी एक्टिव हैं, जो काफ़ी मतलब मंथली वसूली करने के लिए, किडनैपिंग करने के लिए, ताकि इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, उसके लिए वो हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। उस पर कुछ जांच सूत्रों से हमें जो उनसे इन्फॉर्मेशन मिली, उनके हिसाब से कार्य करते हुए हमने जो है 8 अपराधियों को काबू किया है। साथ में बहुत से अपराधी जो अभी पेंडिंग है इसमें, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा इस केस के अंदर, जो इन्होंने किडनैपिंग करके और जो रैंसम वसूली करने के लिए इन्होंने जो प्लान बनाया था उसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी आरोपी जो है पेंडिंग है। कितने पकड़े गए हैं और कितने पेंडिंग है? अभी 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिसमें सतपाल राठी जो बालजटान का है, अपने आप को सरपंच के नाम से कहलाता है और सरपंच हालांकि कभी रहा नहीं, लेकिन लास्ट इसने जो पहले वाला सरपंच है उसको मदद की थी, तो इसको गांव में सरपंच बोलते हैं और ये अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के तरन में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं एक मृतक के परिजन का कहना है कि उसका छोटा भाई हैंडीकैप था और रिक्शा चलाता था। परसों शराब पीने से उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी भी हैंडीकैप है। एक बेटा है, वह पूरी तरह से मंदबुद्धि है, जिसके चलते उसने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हाँ जी, इन्हें 4 साल ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਵੇਚਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਖੇ बैठे हुए घरे। एक समारोह में अवैध तमंचे का प्रदर्शन करना युवाओं को महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला हिमाचल के हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर किसी समारोह में अवैध तमंचे का प्रदर्शन कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सुमेरपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है और तमंचे भी बरामद कर लिए गए हैं और दोनों युवकों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ लड़के डांस करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही उनके पास अवैध असला भी दिख रहा है। इस वीडियो के संबंध में जानकारी की गई तो पाया गया ये थाना सुमेरपुर से संबंधित है। तत्काल इन लड़कों के बारे में जानकारी करने के लिए टीम गठित की गई और उसी के क्रम में थाना सुमेरपुर द्वारा 2 लड़के जो कि वीडियो में दिख रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से वो अवैध असला बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ पे ये जानकारी हुई कि ये लगभग 1 महीने पहले का वीडियो है, जबकि वो किसी कार्यक्रम में आए थे। अग्रिम पूछताछ करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के सितारगंज में भाई को राखी बांधने आए दंपति की वापस लौटते समय सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। निकटवर्ती गांव में हुई दुर्घटना से शोकाकुल परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। ये लगभग 3:15 बजे की घटना है आज दिन की। जिनकी मृत्यु हुई है हीरा सिंह और आपके कमला देवी, ये सितारगंज में अपने भाई और अपनी माँ से मिलने आए थे और मिलकर वापस यहाँ से हल्द्वानी होते हुए रामनगर जा रहे थे। रास्ते में इनकी स्कूटी डिसबैलेंस हुई और फिसल गई और पीछे से आ रहे ट्रक में ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उसकी चपेट में आ गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। बाकी हमने पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम कल होगा क्योंकि अभी रात्रि हो चुकी है। कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। जी, ट्रक भी हमारे कब्जे में है और वो भी कब्जे में है हमारे, जो ड्राइवर है। ये ट्रक नहीं है, पूछताछ करेंगे उससे। आवश्यक कार्रवाई हेतु हम यहाँ पे आ गए थे, पंचायतनामा की कार्रवाई, और बाकी इनके मुकदमे के पंजीकृत होने के बाद आवश्यक। नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी के चीफ नेशनल कन्वीनर और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पीसी में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अगर किसी भी तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा हो या फिर वो दर दर भटक कर थक गए हों तो इस तरह के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी संस्था हमेशा तत्पर रहेगी। और उन्होंने कहा है कि अब जिला हरिद्वार में पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी और हरिद्वार जनपद के लोगों को मानव अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जानते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं और कानूनी अधिकार होते हैं, उनसे बड़ा ये हमारा मानव अधिकार है। समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी जाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव के लिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन जो किसी टाइप का जो है उसके आधार पर हम इसको कर रहे हैं। कमेटी का गठन हो चुका है यहाँ पर, जिसमें पत्रकार भाई भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, शिक्षक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी कमेटी बनाई जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने मोहम्मद आदिल अफरीदी को डिप्टी कन्वीनर बनाया है 6 महीने के लिए। इनका कार्य को देख के, इनकी प्रोग्रेस को देख कर इसको आगे फिर कार्रवाई बढ़ाया जाएगा। आपके संज्ञान में भी कोई ऐसा कोई केस आता है मानवाधिकार का तो आप उसको हमें बता सकते हैं। मोहम्मद अफरीदी जी को और दूसरे जो सदस्य हैं उनको जानकारी दें। हम आपको इसको वादा करते हैं, विश्वास दिलवाते हैं कि हम हमारी प्रकार से हर प्रकार की आपको इसमें सहयोग मिलेगा
और प्रोटेक्शन प्रोवाइड। इसलिए तकरीबन देखिए, मैं यहाँ की उत्तराखंड की कमेटी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी है और जिसके डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल जी हैं, इनका कार्य की बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत हाई लेवल के इश्यूज़ उठाए हैं, जैसे कि विकास दुबे का एनकाउंटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की है, इंटरफेयर किया है, जिसमें कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BS चौहान साहब और एक DGP रैंक के व्यक्ति को उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और प्रशासन को जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने के निर्देश किए गए हैं। इसके अलावा गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक वहाँ पर किसान दंपति के साथ अत्याचार हुआ था, तो उसमें भी आदिल ने उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। वहाँ के DM को और SSP को 24 घंटे में सस्पेंड किया। विकासनगर जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में विकास फाइलों में ही हो रहा है। यहाँ के हालात राम भरोसे हैं। आए दिन बरसात किसी न किसी इलाके की भयावह तस्वीरें दिखा रही है और ये खतरनाक मंजर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कालसी के बड़नू गांव का है और यहाँ का कई किलोमीटर पैदल मार्ग सालों से बदहाल है और इस मार्ग पर बना पुल 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लिहाजा बरसात में हालात बेहद बदतर हो जाते हैं और आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश के बाद गधेरे में पानी ने क्या कोहराम मचा रखा है और बावजूद इसके ग्रामीण बांस के सहारे इस गधेरे को पार कर रहे हैं और जरा सी चूक से जान तक जा सकती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रभारी सचिव P रमेश ने जिले के आला अधिकारियों के साथ DRD सभागार में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए की जा रही कोशिशों की समीक्षा की गई और साथ ही बिजली, सड़क, वन विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारियों से उनके कामों का लेखा जोखा लिया गया और बैठक में जिले के कई अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। पंजाब के जालंधर इलाके में अमृतसर हाईवे पर एक कार और ट्रक में भयानक टक्कर हो गई। खबरों के मुताबिक कार को डॉक्टर चला रहा था और गनीमत रही कि इस खतरनाक हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि ट्रक ने काले रंग की होंडा कार को पीछे से टक्कर मारी और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ सड़क पर चली गई और चकनाचूर हो गई। यहाँ तक कि ट्रक भी कई फुट नीचे गिरने से बच गया और दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रुके हुए ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाया गया। SHO सुलखन सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि जरूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ पर जानी नुकसान कोई नहीं, किसी के कोई सट पेट नहीं, किसी के ना ट्रक ड्राइवर के ना कार ड्राइवर के। ट्रक ड्राइवर जो कार ट्रक में छड्ड के अगे पिछे हो गया तो जो हम रोक रही क्लियर करता इस तो बाद जो कार्रवाई बनती कानूनी। तीर्थनगरी ऋषिकेश में हरियाणा के गुरुग्राम से घूमने आए 4 युवकों को त्रिवेणी घाट पर गंगा में उछल कूद भारी पड़ गई और नहाते वक्त उनमें से एक 26 वर्षीय युवक गंगा के तेज प्रवाह की चपेट में आकर बह गया, जिससे स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए बमुश्किल NDRF ने बचा लिया और पुलिस ने घटना के बाद से त्रिवेणी घाट पर पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया है। कोरोना काल में महामारी से बचने के लिए हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा। आज इसके बड़े स्तर पर कोरोना संक्रमितों की जांच यहां पर की जा सकेगी और ये स्कैनर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन कर एयरपोर्ट को प्रदान किया है और इसके लिए यूनिसेफ की ओर से फंड दिया गया था और एयरपोर्ट पर मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही 24 घंटे यात्रियों की जाँच कर रहे अधिकारियों का काम भी आसान हो जाएगा और उन्हें भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों के केस अब सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित 54,736
मरीजों की पुष्टि आज हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17,50,723 के पार हो चुकी है। इनमें 5,67,730 एक्टिव केस हैं और अच्छी बात यह है कि देश में अब तक 11,45,630 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आने से अब तक 37,364 मरीज दम तोड़ चुके हैं। यूपी में हरदोई की बहनों ने आने वाले भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर के स्वदेशी राखियां बनाकर बाजारों में बिक्री के लिए उतारी हैं और साथ ही लोगों से ये भी अपील की है कि चाइनीज राखियों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि स्वयं सहायता समूहों की बहनों के द्वारा जो राखियां बनाई गई हैं स्वदेशी राखियों का ही प्रयोग करें। और जनपद के बाबन ब्लॉक के ग्राम बरखेड़ा में इस समय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा एक समूह बनाया गया, जिसमें गाँव की महिलाओं और युवतियों को विभाग के द्वारा राखी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था और अब गाँव की रहने वाली तमाम महिलाओं और युवतियों ने अपने घर पर ही रहकर राखियां बनाई हैं और बनाई गई राखियों की NRLM के कर्मचारियों द्वारा शहर में स्टॉल लगवा करके बिक्री की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें और हमको राखियों का हुनर दिया गया है, जो राखियाँ बनाकर हम बाज़ार में माल सप्लाई कर सकें। और हमारी राखियों का मतलब राखियों की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है, चीनी माल का बहिष्कार हो रहा है और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमें प्रेरणा मिली है कि अपने आप रोजगार करना चाहिए, जिससे कि हमें राखी की ट्रेनिंग दी गई है, उससे हम अपनी राखियाँ बना करके मार्केट में बेच रहे हैं। राखियों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, चीनी सामान का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे हम अपनी राखी बना करके बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि। तो प्रधानमंत्री से योजना मिली है, प्रेरणा मिली है कि हम अपने समूह से चाइनीज राखी से व्यवस्था कर रहे हैं कि हमको अपने समूह से राखी बना रहे हैं और बेच रहे हैं और अच्छी से खूब बिक्री हो रही है, इसीलिए मांग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम अपने समूह से बना के बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिद्वार भोथरी थाना क्षेत्र के ग्राम एकड़ खुर्द में आज जिला पंचायत सदस्य फुरकान अहमद का मकान अचानक से गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में 7 मवेशियों की मलबे में दबने से मौत हो गई और घर में रखा सारा सामान भी मलबे में दब गया। साथ ही एक महिला और एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू किया। प्रशासन इस हादसे में जांच कर रहा है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार SDM गोपाल सिंह चौहान ने भी घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। मुझे 3 भैंसें तो हमारी मर चुकी और 2 घायल। ट्रैक्टर टूट गया, फ्रिज जो भी कुछ सामान था, जान माल की बहुत हानि हुई। 2 बच्चे भी दबे पड़े, बकरी बच्चे, लगभग 20 से 30 लाख का नुकसान है जी। उन्होंने आश्वासन दिया हम आपकी पूरी मदद करोगे जी। काफ़ी चोट हो जी, सीरियस हुए, घुमाने का तो एडमिट कर रखे जी। मेरा भाई हो, चाचा का लड़का मुनासिब, उसकी 19 वर्ष उम्र हो। एक मेरी वाइफ हो, तरन्नुम नाम हो, 32 वर्ष। ये गंभीर हालत बनी है जी। देखिए, जैसे हम लोगों को सूचना मिली है तो हमारी जो रेवेन्यू की टीम है यहाँ मौके पे पहुँच गई थी और पुलिस काफ़ी टाइम से पहुँच गई थी। जैसा कि देखने में आ रहा है मवेशी इसमें डेथ हुई है। मेरे ख्याल से 7 है, 5 इसमें भैंस वगैरह है, 2 बकरी वगैरह है। बाकी जनहानि कोई हुई नहीं है। हाँ, बताया जा रहा है कि छोटी मोटी चोटें लगी है, तो उनको देखने में हम चले जाएंगे अभी कितनी चोटें वगैरह लगी। और जो भी इसमें आर्थिक सहायता जो भी बनेगी, जो भी नियमानुसार बनेगा उसको दिया जाएगा। देखिए, अब नुकसान का आंकलन भी किया जाएगा, लेकिन हमारे प्रोविज़न में जो भी होगा और जितना भी पॉसिबल होगा हम उस हिसाब से। चलिए, फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।